हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे क्या, ये टॉपिक को कर रहे थे क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पढ़ रहे थे। ठीक है ना। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े थे। एक क्लास हमारा हो चुका है। उस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे। उस क्लास में हम लोग देखे थे क्या, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के बारे में जाने थे। फिर मूल्यांकन को जो करने का बहुत सारे उपकरण या टेक्निक है, उसके बारे में जाने थे। उसके साथ फिर हम लोग क्या जाने थे, आकलन क्या होता है, आकलन के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में जाने थे। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जाने थे। फिर जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो इसका पृष्ठभूमि है, आखिर ये कहाँ से आया, उसके बारे में जाने थे। उसके बाद फिर क्या हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे जो इसका आवश्यकता, आखिर जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लाया गया है, इसका आवश्यकता किस लिए पड़ा, किस कारण से पड़ा, उनके कारणों को देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखे थे कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आखिर उद्देश्य क्या है, जो ये लाया गया है, इसका मेन मोटिव क्या है, एम क्या है। तो इसका उद्देश्य को भी देखे थे। तो इतने सारे पॉइंट्स को, इतने सारे टॉपिक्स को हम जो पिछला लास्ट क्लास, पहला क्लास था हमारा इसका, उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसका थ्योरी को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज ये इस टॉपिक का दूसरा क्लास है। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये सारा कुछ ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। जो इससे पहले वाला क्लास था ना, ये सारा कुछ, सारे पॉइंट्स को, सारे A to Z को हम मीनिंग समझा चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। देखिए हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है ना, यहाँ तक कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग इसके आगे करेंगे आज से। आज हम लोग इसके आगे करेंगे। आज हम लोग क्या जानेंगे, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, उसमें कौन कौन से घटक आते हैं। यहाँ से अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्या है, इसमें जनरली दो घटक आते हैं, मतलब दो टाइप। वही एक क्या होता है, एक सतत मूल्यांकन। पहला घटक क्या है इसका, सतत मूल्यांकन। मतलब जिसमें क्या, सतत मतलब क्या होगा, ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं, निरंतर, लगातार, बार बार होने वाला। और व्यापक, वो दूसरा होता है व्यापक मूल्यांकन का घटक है। व्यापक मतलब क्या, जो विस्तृत हो, जिसमें उसके सारे पहलुओं को शामिल किया जाता है, उसके हर एंगल से उसके सारे पहलुओं को शामिल किया जाता है। ये दूसरा हो गया, दूसरा मूल्यांकन। अब ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीसीई के प्रमुख घटक, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसके मुख्य घटक क्या क्या है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, सीसीई के दो प्रमुख घटक है, या फिर बोल सकते हैं इसका जो टाइप्स इसमें कौन कौन है। पहला आपका आ जाएगा सतत मूल्यांकन। सतत ऐसा नाम से ही पता चल रहा है, जो लगातार, बार बार हो, उसको क्या बोलते हैं, सतत मूल्यांकन। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है पूरे शैक्षणिक सत्र में क्या, विद्यार्थी की अधिगम प्रगति का लगातार, लगातार मूल्यांकन करना। जो अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब क्या, सीखना होता है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना। प्रगति मतलब वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो विद्यार्थी चीज़ों को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसको क्या लगातार उसी के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, लगातार उसका मूल्यांकन करना ही किस में आता है, सतत मूल्यांकन में आता है। उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थी क्या सीख रहा है, उसमें क्या क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, और उसमें क्या सुधार का जरूरत है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थी क्या सीख रहा है। जो सतत मूल्यांकन है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति क्या सीख रहा है, यह जानना है। उसके बाद कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, साथ में कितना सीख रहा है, और क्या, और कहाँ कठिनाई हो रही है। अगर देखिए सतत मूल्यांकन जो रेगुलर बेसिस पे होगा एग्जाम, तो इससे पता चलेगा ना स्टूडेंट के उनको कहाँ पे कठिनाई हो रहा है, कितना सीख रहा है, और कहाँ पे कठिनाई हो रहा है, कौन सा टॉपिक उसका वीक है। तो उसको सुधार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये क्या होगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसके माध्यम से शिक्षक तुरंत
अगर तो क्योंकि ये तो रेगुलर बेसिस पे होता है ना, वीकली मंथली रेगुलर बेसिस पे होता है, फिर यूनिट वाइज भी होता है। तो क्या होगा, शिक्षक को तुरंत पता चल रहेगा, एक यूनिट का टेस्ट लिया शिक्षक, उसको पता चल गया कि इसमें ये बच्चा का ये टॉपिक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, फिर उसको एक्स्ट्रा क्लास देगा, चाहे स्पेशल उसको समझाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको क्या तुरंत सुधारात्मक शिक्षण कर सकता है, तुरंत उसमें क्या सुधार कर सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास दे सकता है, उसको समझा सकता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका सतत मूल्यांकन। इसका घटक में पहला घटक क्या हुआ है, सतत मूल्यांकन। अब इसका क्या होता है, इसके बारे में सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं इसका दूसरा घटक क्या है। दूसरा घटक क्या है, तो व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए उसी में क्या, देखिए क्या बोल रहा है कि जो सतत मूल्यांकन में क्या क्या गतिविधि शामिल होता है। अगर जो हम सतत मूल्यांकन ले रहे हैं ना, उसमें कौन कौन सा एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे, तो कौन कौन सा एक्टिविटी उसमें रहेगा। देखिए इकाई परीक्षण, जो यूनिट टेस्ट होता है ना, जैसे आप भी जब, आप लोग भी जब पढ़ाने के लिए जाइएगा, चाहे जाते होंगे, तो क्या एक चैप्टर कंप्लीट होता है, टीचर बोलते थे ना कि नहीं अब चलिए इसका टेस्ट होगा, अब नेक्स्ट मंडे को या नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा, आप लोग पढ़ के रेडी रखिएगा, आइएगा पढ़ के, या कल टेस्ट होगा या नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वही क्या बोल रहा है, यूनिट टेस्ट। फिर क्लास वर्क, जो क्लास में वर्क मिलता है, जैसे कुछ बनाए टीचर, एक क्वेश्चन बताएं या कुछ बताएं, उसके बाद फिर आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग को ये बताना है, या फिर इसके बारे में कुछ लिखिए या बताइए। तो ये क्लास वर्क। फिर क्या होमवर्क तो मिलता ही है, ये सब क्या कंटिन्यू बेसिस पे होता है। फिर क्या मौखिक ओरल प्रश्न, ये क्लास में अक्सर टीचर पूछते हैं, या फिर किसी का वाइवा लेना है तो उसमें पूछते हैं। फिर क्या प्रोजेक्ट वर्क, जो प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है ना, वो किस में भी आता है, वो भी इसी में आता है। फिर क्या गतिविधि आधारित कार्य, एक्टिविटी बेस्ड टास्क, ये सारा कुछ किस में आता है, आपका सतत मूल्यांकन में आता है, क्योंकि ये सब कंटिन्यू बेसिस पे होता है। जैसे इकाई, यूनिट टेस्ट, क्लास वर्क, होमवर्क, फिर प्रोजेक्ट वर्क, फिर क्या एक्टिविटी बेस्ड टास्क, ये सब क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। ये सब किस में आता है, आपका सतत मूल्यांकन में आता है। अब देखिए अगला हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है व्यापक मूल्यांकन। दूसरा हमारा क्या है, व्यापक मूल्यांकन, दूसरा घटक। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, यह घटक मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में सारा कुछ बता चुके थे, लेकिन फिर से बता दे रहे। क्या यह सो व्यापकता को दर्शाता है, इसमें उसको शिक्षक के साथ क्या, जो शैक्षिक है उसको तो इंक्लूड करेगा, साथ ही साथ क्या, जो शैक्षिक नहीं है, मतलब शैक्षिक या गैर शैक्षिक गतिविधियों को भी इंक्लूड करेगा। मतलब जो शैक्षिक गतिविधि है ना, जैसे क्लास में जो कुछ पढ़ाई लिखाई हो रहा है वो तो इंक्लूड करेगा इसमें, साथ में जो पढ़ाई लिखाई से अलग है, एक्स्ट्रा है, चाहे किसी तरह का कल्चरल एक्टिविटी हुआ, डिबेट हुआ, किसी प्रोग्राम हुआ, वो सारा कुछ को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, किसमें, तो व्यापक मूल्यांकन में, कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। क्या बोल रहा है, इस घटक मूल्यांकन, यह घटक मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है। इसका अर्थ है विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों, सभी क्षेत्र, ना केवल शैक्षणिक, मतलब इसमें सिर्फ शैक्षणिक नहीं किया जाता, बल्कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों का भी क्या करता है, उसका भी आकलन करता है, उसका भी मूल्यांकन करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, कि व्यापक मूल्यांकन दो क्षेत्रों को शामिल करता है। जो व्यापक मूल्यांकन होता है ना, कौन कौन सा क्षेत्र को शामिल करता है ऑलरेडी बताए। पहला क्या होता है, शैक्षणिक क्षेत्र, जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, यानी कि जो क्लास में करवाया जाता है वो सबको इंक्लूड करता है। उसके अलावा जो क्लास के बाहर करवाया जाता है, मतलब स्कूल में होगा लेकिन क्लास के बाहर होगा, जैसे क्या कोई प्रोग्राम हुआ, कल्चरल एक्टिविटीज़, कोई डांस वाला प्रोग्राम या और किसी तरह का प्रोग्राम हुआ, कोई खेल कूद वाला हुआ, कुछ तरह का वो सब का प्रोग्राम का भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। क्या बोला, देखिए इसमें पाठ्यक्रम आधारित विषयों, इसमें क्या होता है, इसमें शैक्षणिक में पाठ्यक्रम आधारित विषयों को मूल्यांकन शामिल किया जाता है, जो क्या करता है, जो ज्ञान और समझ को, ज्ञान और समझ को बढ़ाता है, उससे संबंधित है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल कर देखिए, ये सब क्लास में रिलेटेड, क्या जो एग्जाम्पल, जो विषय का जो नॉलेज है ना, ये सब क्लास में मिलता है। क्लास में जैसे क्या, भाषा, मान लीजिए हम लोग हिंदी या इंग्लिश के बारे में पढ़ाते हैं, किसी भाषा के बारे में बताते हैं, लोकल लैंग्वेज के बारे में, ये सब किस में, क्लासरूम में बताया जाता है, इसका ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद क्या, जो मैथ्स होता है, ये भी लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ये सब क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़ाए होंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या, जो विज्ञान, जो साइंस है, ये भी क्या क्लासरूम में। फिर सामाजिक विज्ञान, ये सब स्कूल वाला सब्जेक्ट है, जो बालक है तो स्कूल में ही ना पढ़ेगा। ये सब क्या, ये सब जो सब्जेक्ट है, ये सब देखिए,
ये सब विषय आपका क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो ये सब किस में आ जाएगा आपका शैक्षणिक क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ ही क्या होता है इसमें, यह मूल्यांकन लिखित, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। तो इसका कैसे किया जाता है मूल्यांकन, इसमें क्या होता है ओरल टेस्ट होता है, रिटेन टेस्ट होता है, और साथ ही साथ क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है कि नहीं होता है। ये सब में प्रैक्टिकल एग्जाम, ओरल टेस्ट, रिटेन टेस्ट और साथ ही साथ क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो ये सारा कुछ जैसे आपका बीएड में भी होता है। बीएड में तो रिटेन तो एग्जाम, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम तो होता ही होता है, साथ ही ओरल टेस्ट भी होता है। कैसे होता है, जब आप लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में जाइएगा तो उसमें जो भाइवा होगा, आप लोग को जो एक्सटर्नल आएंगे, जो मॉडल बनाइएगा उसमें आप लोग जो टॉपिक से बनाइएगा उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स का है, किसी का टॉपिक है रेक्टेंगल, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछेंगे ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं आपका भी भाइबा होता है। ठीक है, वो आगे जैसे जैसे हम बताएंगे वो सब कुछ समझाएंगे बीएड वालों को। एप्लीकेशन में जो पेड क्लास चल रहा है ना, उसमें उन लोग को अच्छा से बता रहे हैं हम। अब देखिए उसके बाद दूसरा क्या है, व्यापक मूल्यांकन का घटक जो दूसरा है उसमें क्या है, दूसरा सह शैक्षणिक क्षेत्र, मतलब क्या गैर शैक्षणिक, मतलब जो क्लासरूम में होता है ना उसको छोड़कर जो बाकी चीज होता है सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्यों और जीवन कौशल का मूल्यांकन शामिल है। यह छात्र के अप्रत्यक्ष गुणों, जो नॉन एकेडमिक क्वालिटीज होता है ना, को मापा जाता है, क्या मापता है। जैसे देखिए क्या क्या इसमें आता है, यह मूल्यांकन मुख्यतः अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से, तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किया जाता है। और इसमें देखिए क्या क्या आता है, जैसे देखिए जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, फिर ये दृष्टिकोण एवं मूल्य, ये सब किस में आता है आपका, ये गैर शैक्षणिक में आता है। साथ में खेल और योग, फिर ये कला वाला जो कुछ कला का प्रोग्राम होता है, फिर ये कोई म्यूजिक वाला प्रोग्राम होता है, फिर कोई स्किट होता है, कोई ड्रामा होता है। तो ये सब जो प्रोग्राम होता है ना, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो वो सब किस में आता है आपका, इस टॉपिक में आ जाता है, किसमें सात शैक्षिक वाला में, किसमें सात शैक्षिक क्षेत्र में आता है, सात शैक्षिक या फिर गैर शैक्षिक क्षेत्र में। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या व्यापक मूल्यांकन में हम लोग दोनों इंक्लूड करते हैं, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों को इंक्लूड किया जाता है। आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा है, हम कोशिश पूरा कर रहे हैं। पूरा ये सब तो पूरा प्रैक्टिकल है, आप लोग खुद स्कूल में पढ़े होंगे या फिर स्कूल में बहुत कोई पढ़ा रहे होंगे तो वो भी जान रहे हैं। जो बीएड, जो सीटेट या जेटेट का तैयारी कर रहे हैं वो सबको तो ये सब पता होगा, सारा कुछ कर बहुत कुछ किए होंगे। चाहे अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन जाइएगा तो उसके बाद भी कीजिएगा ये सब, ये सारा कुछ तो मतलब क्या, ये सब आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं, इतना तो सिंपल लिखा हुआ है। और सारा कुछ हम अच्छा से पूरा डिटेल में सारा कुछ को लिखने का प्रयास किए, आप लोग को अच्छा से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब हमारा क्या है, नेक्स्ट है सीसी, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। इसमें आखिर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, बच्चे का विकास जब होता है तो उसमें कौन कौन से उसके क्षेत्र को इंक्लूड किया जाता है, वो सबको इसमें देखा जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के केवल शैक्षणिक, वो बताएं वही सब चीज है, शैक्षणिक, केवल शैक्षणिक विकास का ही नहीं बल्कि क्या उसके सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सिर्फ उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता बल्कि क्या उसका होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, उसका किया जाता है। अब देखिए इसमें पहला क्या है, पहला कौन सा क्षेत्र आता है, पहला इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। इसमें क्या कॉग्निटिव डोमेन, इसमें क्या क्या आता है, देखिए इस क्षेत्र में जब बच्चा का ये वाला आ रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, बच्चा का क्या क्या आ जाएगा, इस संज्ञानात्मक विकास के बारे में जब पढ़ा रहे थे हम आप लोग को, उसमें ये सारा कुछ बताए थे। उसमें क्या क्या आ जाएगा, इस क्षेत्र का संबंध किससे है, तो बच्चा का ज्ञान से है, बच्चा का समझ से है, उसका सोचने और तर्क देने की क्षमता से है। किससे है, तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र बच्चा का सोचने समझने तर्क वितर्क करने का जो क्षमता है ना, उससे संबंधित होता है बच्चा का क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में यह देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, उसको किस चीज का ज्ञान है और कैसे प्रयोग करता है, ये सब चीज को देखा जाता है किसमें, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में। कि
इस क्षेत्र में देखेगा कि जो विद्यार्थी है कितना जान रहा है, ठीक है ना, कितना जान रहा है और उसको किस चीज़ का कितना नॉलेज है, कितना समझता है और कैसे उसका प्रयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें क्या आ जाएगा, विषय का ज्ञान, ठीक है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, सब्जेक्ट नॉलेज किस में आ जाएगा हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। इसके साथ क्या कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं तो वो भी किस में आ जाएगा आपका, इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में। उसके साथ विश्लेषण तर्क वितर्क करने का, एनालाइज और जो रीजनिंग वाला पावर है ना, ये भी आपका किस में आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में। किस में आ जाएगा, तो आपका संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। तो अब आप लोग देखें, समझ गए होंगे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब हम लोग अगला देखते हैं इसके आगे क्या है। अगर आप लोग को कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर कोई और प्रॉब्लम है तो बताइए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक ना। अब देखिए अगला कौन सा क्षेत्र है, पहला कौन सा क्षेत्र, पहला था हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब दूसरा हमारा क्या है, भावनात्मक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दूसरा, भावनात्मक क्षेत्र। तो इसमें क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है ना सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं दो तीन बार, और अदर स्टेट का एग्जाम में पूछा हुआ, पूछा दिया हुआ है कि इनमें से ये एक दो तीन है ना, तीन ऑप्शन इसमें होता है, तीन जो बताएंगे क्षेत्र, पूछा हुआ है कि इनमें से कौन आपका क्या है, विकास के मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन रहेगा, एक अलग रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट तो पता आपको रहेगा तब तो बता पाइएगा ना। तो इसीलिए आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को, इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे दो क्वेश्चन तो आपका सीडीपी में फिक्स है, 30 में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, या कौन कौन सा इसमें बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन में रहेगा, ये सब ऐसा लंबा लंबा ऑप्शन भी रहता है कि ज्ञान समझ सोचने, जहाँ छोटा ऑप्शन रहेगा ज्ञान रहेगा, एक समझ रहेगा, एक सोचने और तर्क करने की क्षमता रहेगा, एक रहेगा ऑल। तो क्या बोलिएगा आप, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। फिर ऐसा भी एग्जाम्पल वाला भी शायद पूछा हुआ है कि ये सब का एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा ये किस में आता है। तो किस में आता है, आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। तो देखिए ये जो भी है ना, इससे आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद देखिए ये भी आपका क्या, भावनात्मक क्षेत्र। उसी तरह ये पॉइंट आपको तीनों पॉइंट दिया हुआ रहेगा, पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावनात्मक क्षेत्र और तीसरा क्रियात्मक क्षेत्र। तो बोलेगा इनमें से कौन सा इसका नहीं है, कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता। तो तीन दिया हुआ आपको पता है तीनों आता है, एक जो नहीं रहेगा, जो नहीं पता है, तीन तो पता है, एक जो अलग रहेगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या क्या आता है भावनात्मक क्षेत्र में। भावनात्मक क्षेत्र का संबंध क्या, संबंध भावनाओं रुचियों दृष्टिकोण, किसका किसका, भावनाओं रुचियों दृष्टिकोण मूल्यों और सामाजिक व्यवहार से होता है। किससे किस होता है, तो उनका क्या रुचि है, उनका क्या सामाजिक व्यवहार है, किस तरह का व्यवहार है, ये सबसे होता है। किनका संबंध, तो भावनात्मक क्षेत्र का संबंध। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है इसमें, इस क्षेत्र में विद्यार्थी की संवेदनशीलता, सहयोग, अनुशासन और नैतिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। किसका किसका, तो जो ये क्षेत्र है ना भावनात्मक, मतलब एक बच्चा का भावना से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। वो सारे चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि बच्चा कितना संवेदनशील है, किसी का हेल्प कर रहा है, कितना कि दूसरे का हेल्प करता है, फिर कितना अनुशासन में रहता है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, ये सारा किस में आपका आ जाएगा, ये सारा आपका आ जाएगा भावनात्मक क्षेत्र में। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले तो अनुशासन, क्या वो बच्चा कितना अनुशासन में रहता है। उसके बाद दूसरा क्या, सहयोग की भावना, कितना एक दूसरे को हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है। फिर क्या, नैतिक मूल्य जो मॉरल वैल्यूज है, उसमें कितना ज़्यादा मोरल वैल्यूज है, नैतिक क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बता सके, चीज़ों को समझ सके। तो ये सब किस में आते हैं आपका, ये सब आता है भावनात्मक क्षेत्र में। अब देखिए तीसरा क्षेत्र क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तीसरा क्षेत्र हमारा क्या है, क्रियात्मक क्षेत्र। मतलब इसमें क्या क्रियात्मक, जैसे पता ही चल रहा है, नाम से ही पता क्या चल रहा है, इसमें भावनात्मक नाम से पता, इसमें क्या क्रियात्मक मतलब जिससे करने वाला,
क्रियात्मक मतलब करने वाला, गति कुछ करने वाला, जैसे खेल कूद हो गया, तो वो सब किस में आ जाएगा आपका क्रियात्मक क्षेत्र में। जैसे क्या, साइकोमोटर, मोटर मतलब बताए थे ना चलने वाला, साइकोमोटर डोमेन, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे खेल कूद, कला, प्रतियोगिता वाला कार्य जो भी है इसमें आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, क्रियात्मक क्षेत्र का संबंध शारीरिक विकास, गतिशीलता और कौशल से होता है। किस किस से होता है, तो इसका संबंध शारीरिक विकास, गतिशीलता और कौशल से होता है। साथ ही इसमें क्या, इसमें विद्यार्थी की हाथ पैर के समन्वय, हाथ पैर का जो उसमें समन्वय है, कॉम्बिनेशन है, एडजस्टमेंट जो करता है। फिर क्या, खेल कूद, कला एवं प्रायोगिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ये सब चीज़ों का क्या कहता है, ये सब चीज़ों का किसमें, तो क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आते हैं, तो इसमें आपका एग्जाम्पल आता है, खेल कूद वाला ही एग्जाम्पल रहेगा। कौन कौन, तो खेल और योग, खेल और योग ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपका क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। और दूसरा एग्जांपल क्या देखते हैं, तो चित्रकला प्रयोगशाला, ड्राइंग एंड जो पेंटिंग होता है, फिर प्रोजेक्ट वर्क आता है, ड्राइंग पेंटिंग प्रोजेक्ट वर्क, ये सब किस में आता है आपका खेल कूद। ये सब जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, ये सब किस में आता है आपका योगा, ये क्रियात्मक क्षेत्र में आता है। किसमें, क्रियात्मक क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कौन कौन से क्षेत्र है। पहला क्षेत्र क्या है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा क्या है भावनात्मक क्षेत्र, और तीसरा क्या है क्रियात्मक क्षेत्र। तो ये जो तीनों क्षेत्र है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका सीटेट में या फिर अदर स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आप देखिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सीसी के लाभ। आखिर जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, तो इसका कुछ तो लाभ होगा ना। अगर ये लागू किया गया है तो इससे बच्चों को आखिर क्या फायदा हो रहा है, क्या लाभ मिल रहा है, तब हम लोग क्या जानेंगे, बच्चों का इससे क्या लाभ हुआ है वो भी तो जानेंगे। जैसे देखिए, पहले क्या था कि पहले ईयरली एग्जाम होता था, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता था, तनाव बहुत ज़्यादा रहता था, टेंशन में। तो पहला तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या उससे बच्चा का जो बर्डन है वो कम हो गया, बच्चा का जो उस पर लोड होता है वो कम हो गया, तनाव मुक्त हो गया। कहीं ना कहीं से क्या सुधार जो किया जाता है, फिर बच्चा का जो सुधार करने वाला जो काम है इसे क्या आसानी से किया जाता है। पहले तो सुधार का, अरे क्या गलती कर रहा है वो पता नहीं लगाया जा सकता था, अब तो पता लगाया जा सकता है। पहले ये भी था कि बच्चा कौन कितना, विभिन्नता क्या है बच्चे में अलग अलग, वो सब का पता नहीं चलता था, लेकिन अब इससे क्या पता चलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब लाभ है। देखिए क्या क्या बोल रहा है इसमें, पहला सर्वांगीण विकास, इससे पहला क्या फायदा हुआ, तो इससे जो ये जो लाया गया है हमारा जो मॉडल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला, इससे पहला फायदा क्या हुआ कि इससे बच्चा का कहीं ना कहीं क्या उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्यों ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो शैक्षिक होता है ना, वो सिर्फ शैक्षिक कार्य को इन्वॉल्व नहीं किया था, बल्कि इसके साथ शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक सह शैक्षिक होता है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चा का जो हर चीज़, हर पहलू को ध्यान दिया जाता है, उसका सोचने समझने का, जो तर्क वितर्क करने का क्या कौशल है, भावनात्मक सामाजिक हर तरह के पहलू को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं से क्या बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्या बोल रहा, देखिए सी बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर समान रूप से ध्यान देता है। देखिए पहले वाला क्या था जो ईयरली वाला, उसमें सिर्फ शैक्षणिक पर ध्यान दे रहा है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला है, ये क्या है, ये क्या करता है, उसमें शैक्षणिक के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी समान रूप से ध्यान देता है। उसके साथ ही क्या करता है, छात्रों की समग्र व्यक्तित्व निर्माण को प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ करता है एक बच्चा का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो उसको भी कहीं ना क्या करता है, इनकरेज करता है, उसको भी प्रोत्साहित करता है। उसके बाद देखिए दूसरा लाभ क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दूसरा लाभ क्या है, दूसरा है हमारा परीक्षा भय में कमी। वही बताए ना, जब एक साल में एक बार एग्जाम होता था तो उससे कहीं ना कहीं एक साल का जो पढ़ाया हुआ है सबको एग्जाम के टाइम में पढ़ाना है, क्योंकि मान लीजिए 10 मंथ वो नहीं पढ़ा, लास्ट में 1-2 मंथ पढ़ा, तो कितना ज़्यादा सिलेबस बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा तनाव में रहेगा, परीक्षा का उसको भय रहेगा कि नहीं एग्जाम में पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, अब ये आ गया तो इसमें रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होगा, तो बच्चा में भय नहीं रहेगा, उतना डर नहीं रहेगा। ये क्या बोल रहा है, लगातार और परीक्षा भय में कमी, नहीं क्या बोल रहा है इसमें, लगातार और गतिविधि आधारित मूल्यांकन के कारण क्या, मूल्यांकन के कारण विद्यार्थियों में परीक्षा का डर
क्या होता है, कम होता है। कैसे कम होता है, देखिए इसमें कंटिन्यू बेसिस पे लगातार और गतिविधि आधारित मूल्यांकन होता है के कारण क्या होता है, विद्यार्थियों में परीक्षा का डर कम होता है। उसके साथ ही क्या बोला, देखिए छात्र मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का एक समान हिस्सा मानते हैं। इसमें होता है ना, जो छात्र होता है ना, मूल्यांकन को, जो इसका रेगुलर बेसिस पे मूल्यांकन होता है, उसको क्या करते हैं, जो सीखने का एक प्रक्रिया है उसका क्या एक हिस्सा मानते हैं, एक पार्ट मानते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों में क्या तनाव कम होता है। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है इससे लाभ, तीसरा लाभ है अधिगम की निरंतरता। मतलब जो चीजों को अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है। जो चीज को सीख रहे हैं वो क्या कंटिन्यू बेसिस पे सीखते हैं। क्योंकि देखिए कंटिन्यू बेसिस पे आपका एग्जाम होगा यूनिट वाइज, वीकली, मंथली, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट जो बच्चा है क्या करेगा, कंटिन्यू बेसिस पे सीखेगा, निरंतर सीखेगा और चीज़ों को समझेगा, तो कहीं ना कहीं उसका क्या विकास सही से होगा, अच्छा से होगा। ये क्या बोल रहा है, सीसी में पूरे शैक्षणिक सत्र में मूल्यांकन होता है, पूरा सेशन मूल्यांकन होता रहता है, जिससे क्या सीखने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है और छात्र पूरे वर्ष क्या अध्ययन में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। मतलब पूरा एक्टिव रूप से उसमें लगा हुआ रहता है, पूरा एक्टिवली क्या करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको सब कुछ समझ में भी आता है, अच्छा से कर सकता है और परीक्षा का भी प्रेशर नहीं रहता है। अब देखते हैं अगला लाभ क्या है। आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, बताइए। अब देखते हैं अगला लाभ क्या है। अब देखिए अगला लाभ क्या है, अगर ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आ गया, तो इससे हमारा अगला लाभ क्या है, नेक्स्ट क्या है इससे लाभ, रटने की प्रवृत्ति में कमी। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था ना, जब वो होता था ईयरली वाला, उस बेसिस पे क्या बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता था, बहुत जो समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, उसको रटने लग जाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि सिलेबस कम रहता है और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको समझ में आता है, चीज़ों को समझ लेते हैं। क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पे एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा कहाँ मिस्टेक किया हुआ, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम में फिर से एग्जाम देंगे तो उसमें सुधार कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा इसमें क्या होता है, इसमें रटने का उतना जरूरत नहीं पड़ता, बच्चा समझने पे ज़्यादा ध्यान देता है। क्या बोल रहा है, गतिविधियों, परियोजनाओं और प्रयोगात्मक कार्यों के कारण क्या, देखिए इसमें गतिविधि भी हो रहा है, एक्टिव बेस्ड भी हो रहा है, परियोजना प्रोजेक्ट वर्क भी मिल रहा है, साथ ही साथ क्या बोल रहा है, प्रयोगात्मक कार्य के कारण क्या होता है, सीसी वैचारिक समूह, वैचारिक समूह पर जोर देता है, ठीक ना, जिससे रटने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। इसमें देखिए ये भी होता है, ये सब तो एग्जाम डेली बेसिस पे तो होता है, साथ ही साथ क्या होता है इसमें उसको प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट मिलता है कुछ करने के लिए, तो उससे क्या बहुत कुछ सीखता है, प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, या फिर कुछ गतिविधि मतलब रोल प्ले वाला या कुछ करना है तो गतिविधि आधारित भी उसमें क्या उसको वर्क मिलता है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, कमजोर विद्यार्थियों को शीघ्र पहचान। इससे लाभ क्या है, पांचवा लाभ क्या है हमारा, सीसी से पांचवा लाभ क्या है, किसी जो कमजोर विद्यार्थी है ना, उसका पहचान हम जल्दी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें बताया ना कंटिन्यू बेसिस पे होगा, तो अगर किसी का एग्जाम में जो टेस्ट हुआ मार्क्स कम आ रहा है, तो इससे पता चल जाएगा बच्चा का ये टॉपिक वीक है, उसमें सुधार का जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, जो विद्यार्थी कमजोर है उसका तुरंत पता चल जाता है। क्या बोला, देखिए निरंतर मूल्यांकन से कमजोर विद्यार्थियों की समय रहते पहचान हो जाती है। क्या होता है, समय रहते पहचान हो जाती है। शिक्षक को पता चल जाता है कि छात्र को कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है, कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है छात्र को, तो टीचर को तुरंत पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या, अगर टीचर को पता चल गया कि स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम है, इस चीज़ में वो फंस रहा है, तो क्या फिर नेक्स्ट टाइम से उसको अच्छे से समझाएंगे, चीज़ों को अच्छे से बताएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या बच्चा का विकास अच्छा से होगा, चीज़ों को समझेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा हुआ, क्योंकि इससे बच्चे का तुरंत जो कमजोरी है पकड़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्या लाभ है, सुधारात्मक शिक्षण में सहायता। देखिए अगर जो हम वहाँ पे जो गलती कर रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा टीचर को, तो कहीं ना कहीं क्या जो गलती कर रहा है पता चल गया, तो उसको सुधार करने का जो प्रोसेस है कि फ्यूचर में क्या उसको क्या हम यूज़ करें, किस तरह से इसको बताएं कि उसको समझ में आए, तो कहीं ना कहीं आसानी से उसको सुधार किया जा सकता है, उसको ठीक से मॉडिफाई किया जा सकता है, बता उसको सुधार किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। क्या बोला, देखिए सीसी के माध्यम से शिक्षक कमजोरी की पहचान के तुरंत बाद क्या, तुरंत बाद सुधारात्मक शिक्षण, रिमेडियल जो होता है ना टीचिंग के लिए उचित कदम उठा लेते हैं। क्या करते हैं, उसको पता चल गया कि नहीं बच्चा का ये टॉपिक वीक है,
अगर हम इस तरह से इसको पढ़ाएंगे, इस तरह से समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ को ठीक हो जाएगा। तो जो जो जरूरी स्टेप है उसको क्या करता है, उठा लेता है। जिससे क्या होता है, जिससे छात्रों की कमियों को दूर किया जा सके। इससे क्या होता है, जल्दी स्टेप उठा लेता है, क्या प्रॉब्लम है पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या, जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है उसको जल्दी सॉल्व कर लेता है, उसको ठीक से जो कमी रहता है उसको दूर कर देता है। तो ये इस तरह से हम लोग कितना लाभ, 6 लाभ देखे। अब देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए अगला लाभ क्या है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से अगला हमारा लाभ क्या है। अब बताइए आप लोग। अब देखिए अगला लाभ क्या है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अगला लाभ क्या है। इससे अगला लाभ हमारा क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जो लाभ हम बता रहे हैं ना, जो सारा पॉइंट दिया हुआ, इसे क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है सीटेट में, या देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि मतलब निम्न में से क्या फायदा होता है, क्या किया जा सकता है इनका यूज करके। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक बच्चा में किस तरह का सुधार किया जा सकता है, तो ये सारा ऑप्शन रहेगा। क्या उसका, ये सबका विकास होता है, ये जितना भी ऑप्शन बता रहे हैं ये सारा पॉइंट रहेगा, तो आप आसानी से, अगर आपको पॉइंट माइंड में है तो तुरंत उसका आंसर को टिक लगा सकते हैं। इसीलिए ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ, हाँ ये हम डिटेल में थोड़ा लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा हुआ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षा। इससे क्या होता है, अगला लाभ है छात्र केंद्रित शिक्षा। मतलब इसमें क्या है, जो छात्र का जो रुचि है उसका ध्यान रखा जा रहा है। छात्र क्या चाहता है पढ़ने के लिए, शिक्षक उसको पढ़ाता है। उसका किस में रुचि लग रहा है, क्या उसका शौक है, क्या पढ़ने का मन कर रहा है, वो चीज़ को बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में जाते हैं, टीचर कभी स्टूडेंट लोग बोलता है सर आज पढ़ने का मन नहीं है, तो टीचर है सो नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि देखिए अगर पढ़ा भी देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट को। तो इसीलिए टीचर वही चीज़ करते हैं जो स्टूडेंट चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं, छात्र केंद्रित। सीसी में क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों की क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन और शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, उनके अनुसार। वो बोल जो टॉपिक हो, जैसे ऐसा भी होता है कि अगर टीचर गए, एग्जाम का सामने आ रहा है, अगर स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर ये जो दूसरे सर इस टॉपिक को नहीं पढ़ाए हैं, आप इसको पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक हम लोग का वीक है, या फिर से इसको पढ़ा दीजिए, तो क्या करते हैं टीचर उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से जो छात्र चाह रहे वही चीज हो रहा है। तो ये क्या आपका छात्र केंद्रित हुआ। यह शिक्षा को प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को के अनुकूल बनाता है। जो सबका अपना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इससे होता है, किससे, तो छात्र केंद्रित शिक्षा से। अब देखिए अगला क्या है पॉइंट हमारा, आत्म मूल्यांकन का विकास। इससे अगला लाभ क्या है, आत्म मूल्यांकन। इससे बच्चा जो है खुद का मूल्यांकन कर पाता है। किससे, क्योंकि देखिए कंटिन्यू बेसिस पे होगा, वो एग्जाम देगा तो कहाँ पे क्या कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ों को जान पाएगा, तो वो खुद से क्या मूल्यांकन कर सकेगा, और जो उसमें सुधार करने का जो ज़रूरत है उसका सुधार भी कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या एक लाभ है, कौन सा, आत्म मूल्यांकन का विकास। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, किसी विद्यार्थियों में आत्म मूल्यांकन और आत्मविश्वास की भावना विकसित करता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रदर्शन पर क्या, जो क्या परफॉर्म करने पर नियमित प्रतिक्रिया फीडबैक मिलते रहता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पे, मतलब रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होगा, वीकली मंथली यूनिट वाइज, तो कहीं ना कहीं उसको मार्क्स कम आ रहा है, तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं इसमें मार्क्स कम आया, इसमें हमको सुधार का जरूरत है, तो वो सुधार कर लेगा, खुद से क्या करेगा, मूल्यांकन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं से क्या आत्म मूल्यांकन का विकास होता है। अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या है, वास्तविक मूल्यांकन। इससे जो है ना,
ये बच्चा का वास्तविक मूल्यांकन हो पाता है। इसके पहले जो हमारा क्या सिस्टम था, पारंपरिक वाला, जिसमें ईयरली बेसिस पे होता था, उससे बच्चा का जो वास्तविक मूल्यांकन ना नहीं हो पाता था, क्योंकि एक साल में एक बार एग्जाम होता था और किसी कारण वो बच्चा पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, बस एग्जाम के टाइम में तो फेल कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे बच्चा का जो वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता था। लेकिन इससे क्या है कि रेगुलर बेसिस पे सारी चीजें होती है, तो बच्चा का वास्तविक मूल्यांकन होता है। यह केवल अंतिम परीक्षा परिणाम पर नहीं, बल्कि क्या, सीखने की पूरी प्रक्रिया और विभिन्न गतिविधियों में छात्र की भागीदारी पर आधारित होता है। कौन? तो वास्तविक मूल्यांकन। उसके बाद देखिए अगला लाभ क्या है इससे हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन से अगला लाभ क्या है, तो हमारा अगला लाभ है क्या है, शिक्षक छात्र संबंध में सुधार। इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक और छात्र का जो रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, जो उनके बीच संबंध है उससे सुधार होता है। क्योंकि देखिए कंटिन्यू बेसिस पे टीचर स्टूडेंट को बताते रहते, फीडबैक मिलते रहता है, तो स्टूडेंट क्या, खुद अपना सुधार भी करते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम वो अच्छा करते हैं, तो इससे क्या दोनों के बीच जो संबंध है वो उसमें सुधार होता है। क्या बोला देखिए, निरंतर संवाद, व्यक्तिगत ध्यान और रचनात्मक फीडबैक से शिक्षक और छात्र के बीच क्या, बेहतर और सहयोगी संबंध बनते हैं। ये सब चीज करने से क्या होता है, बेहतर और सहयोगी संबंध बनता है। तो आई होप आप लोग क्या क्या इसका लाभ है ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका लाभ तो है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिमेरिट तो होगा, इसका सीमा भी तो होगा। क्योंकि देखिए हर कोई में ना, अगर कोई भी आदमी बहुत अच्छा है तो उसमें अच्छाई है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत बुराई रहता है, लेकिन हमको क्या देखना है, उसके अच्छाई को देखना है। हर कुछ में जो पॉजिटिव पॉइंट्स रहता है, तो अगर मान लीजिए उसका पॉजिटिव पॉइंट को ही देखा जाता है, लेकिन हाँ उसका नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ हम लोग उसका जो क्या क्या उसमें नेगेटिव डिमेरिट है उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो देख लिया, अब कहीं ना कहीं इसमें क्या कुछ कुछ डिमेरिट भी है, तो वो भी हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें डिमेरिट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या डिमेरिट है, क्या क्या इसमें लिमिटेशंस है। क्या बोल रहा है, सीसी की सीमाएं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सीसी की सीमा है या इसका लिमिटेशंस है, तो ऑप्शन ये सारा रहेगा, इसमें एक जो आप पढ़े हुए हैं वो ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, सही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। या फिर इसके बीच से भी पूछ सकता है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, शिक्षकों पर कार्यभार अधिक होता है। क्या क्या होता है देखिए, आपको एक बार बता दे रहे हैं हम। पहली बात तो देखिए क्या होता है इससे, एग्जाम रेगुलर बेसिस पे लेना है, इसमें टाइम टू टाइम उसका रिजल्ट भी देना है, कॉपी भी चेक करना है, सारा कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से क्या, टीचर पर ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा उसमें क्या रहता है, काम करने का प्रेशर रहता है, लोड होता है। तो कहीं ना कहीं अब पहले स्टूडेंट प्रेशर में था, तनाव में, अब टीचर तनाव में आ गए हैं। लेकिन ये एक इसका डिमेरिट है, क्या है, जो शिक्षक पर कार्यभार ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा फिर क्या है, समय की कमी। टीचर को अगर रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होगा तो टाइम टू टाइम क्वेश्चन भी तो बनाना है, कॉपी भी चेक करना है, तो कहीं ना कहीं उनको टाइम का कमी हो जाता है, टाइम का कमी होता है। उसके बाद देखिए टाइम का कम क्या, बड़े कक्षा आकार और सीमित समय के कारण क्या, प्रत्येक विद्यार्थी का सही मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। क्लासरूम भी बड़ा होता है आजकल, तो सही मूल्यांकन करने में क्या प्रॉब्लम होता है टीचर को, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका क्या डिमेरिट है, समय की कमी। और तीसरा क्या बोला देखिए, पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव। देखिए अगर टीचर इसी में बिजी रहेगा, एग्जाम लेने में, कॉपी चेक करने में, रिजल्ट देने में, तो उसके लिए इसको ट्रेनिंग भी तो चाहिए ना। टाइम टू टाइम देखिए गवर्नमेंट स्कूल में टीचर को ट्रेनिंग भी मिलता है, ठीक ना। तो क्या इससे ट्रेनिंग का अभाव हो जाएगा, वो नहीं, पर जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो सही से नहीं ले पाएगा। ये क्या बोला, कई शिक्षक सीसी की गतिविधियों और तकनीकों में प्रशिक्षण नहीं होते, मतलब इसमें प्रशिक्षित, मतलब ट्रेंड नहीं होता है इसमें ना। बहुत से टीचर जो ऐसे होते हैं जिसमें प्रशिक्षित ट्रेंड नहीं होता, जिससे क्या, इसका प्रभाव कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है, क्या होता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या इसका डिमेरिट है, क्या लिमिटेशन है, मूल्यांकन में व्यक्ति परकता।
क्या होता है मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, गतिविधि और व्यवहार आधारित मूल्यांकन में शिक्षक की व्यक्तिगत धारणा का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे व्यक्तिगत धारणा का प्रभाव पड़ सकता है, मतलब समझ रहे हैं। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, मतलब कोई स्टूडेंट है जो तेज स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट का टीचर से क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब उसको टीचर है ना किसी स्टूडेंट को ज़्यादा मानने लगते हैं। अभी इंटरनल एग्जाम हुआ तो क्या उसको ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, ऐसा होता है। आप लोग में भी हुआ होगा, हम लोग के टाइम भी मतलब हुआ था। या फिर देखिएगा जब भी आप जाइएगा तो ऐसा होता है कि अगर अगर इंटरनल मार्क्स या कुछ रहता है, अगर किसी टीचर का स्टूडेंट से ज़्यादा लगाव हो जाता है, मतलब उसका सारा बात को मानता है, तो कहीं ना कहीं उसे अटैचमेंट होता है टीचर और स्टूडेंट का। तो उससे क्या स्टूडेंट को फायदा होता है, उसको इंटरनल मार्क्स थोड़ा अच्छा मिलता है, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये भी एक डिमेरिट है। अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है तो वैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी क्या व्यक्तिगत धारणा का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा कुछ हम देखिए आप लोग को एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप लोग बोलिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सारा कुछ तो प्रैक्टिकल है, जो कुछ भी बता रहे हैं आप लोग सारा कुछ प्रैक्टिकल है। जितना कुछ बता रहे हैं बस आप लोग को जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बस आप लोग हाँ अपने रियल लाइफ में देखिए कि हम जब ऐसे स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो इस तरह से होता था। बस आपका माइंड में आते जाएगा, समझ में आते जाएगा सारी चीज़ों को। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड संधारण करने की कठिनाई, मतलब क्या रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अगर देखिए सारा कुछ टाइम टू टाइम, ऐसा भी होता है ना कि टाइम टू एग्जाम हो रहा है तो उसका कितना मार्क्स आया है, इस टेस्ट में कितना मार्क्स आया है, दूसरा टेस्ट में कितना मार्क्स आया है, तीसरा टेस्ट में कितना मार्क्स आया है, तो सारा कुछ का रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ता है। तो इस सारा रिकॉर्ड को मेंटेन करने में क्या होता है, कहीं ना कहीं टीचर को प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या बोल रहा है, सीसी में विस्तृत रिकॉर्ड और प्रलेखन आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है, जिससे नियमित रूप से बनाए रखना कठिन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये समझ में सब आ रहा होगा आप लोग को, सारा कुछ होता है अभी स्कूल में। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी। क्या होता है, संसाधनों की कमी। मतलब देखिए अगर वो इसमें क्या बोल रहा है कि विद्यालय में पर्याप्त भौतिक तकनीकी और मानव संसाधन की कमी होता है। जैसे रेगुलर बेसिस पे अगर सारा कुछ एग्जाम लेना है या कुछ भी एक्टिविटी करवाना है, जैसे सिर्फ क्लासरूम का ही नहीं बोल रहे हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे कुछ भी एक्टिविटी करवाना, कोई प्रोग्राम भी करवाना है, तो उसके पास वैसे टीचर भी तो होने चाहिए ना। सारे कुछ होने चाहिए। मान लीजिए कुछ खेल वाला प्रोग्राम करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए अलग खेल वाला टीचर होना चाहिए, योगा वाला टीचर होना चाहिए। तो ये सब सारा कुछ होना चाहिए। फिर या रेगुलर बेसिस पे एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन जो सारा कुछ हमेशा प्रिंट हो रहा है, ये सब उसके पास पैसा भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सब संसाधन भी होना चाहिए। तो ये सब का क्या होता है, ये सब का कमी हो जाता है। ये सब के कारण क्या होता है, ये सब संसाधन का भी कमी होता है इसके कारण। उसके बाद ये क्या बोला, अभिभावकों की जागरूकता की कमी। अभिभावकों की जागरूकता की कमी, इससे क्या होता है ना कि जो जो होता है ना, जो पेरेंट्स होता है ना, रेगुलर बेसिस पे एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट, तो अच्छा मार्क्स आ रहा है तो सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं, बाकी उसका अदर चीज़ें उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अभिभावक कई बार सीसी प्रणाली को ठीक से नहीं समझ पाते और केवल अंकों पर ध्यान देते हैं। ये प्रणाली को नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं क्या उसका जो कितना मार्क्स आ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, और चीज़ों पे ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पे बस उनका रिजल्ट आ रहा है, मार्क्स देख रहे हैं, उसी में वो खुश हो जाते हैं, और बच्चा का क्या करना है वो सब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या है, क्रियान्वयन में असमानता। जो कुछ काम को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं असमानता आ जाता है। कैसे आता है, तो देखिए सभी विद्यालयों में सीसी का समान और प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता, क्योंकि भैया पॉसिबल है क्या कि हर विद्यालय में हर एक तरह से अच्छा से किया जा सके, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, नहीं। कुछ में होगा तो कुछ में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं क्या ये भी एक डिमेरिट है किसका, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो ये लाया गया है, मूल्यांकन का एक जो तरीका है ये लाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लाभ तो है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं इसमें क्या कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी है।
अब देखिए अगला क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्या बोल रहा है, सीसी और जो पारंपरिक है ना, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर है। अब ये भी तो हम लोग अंतर भी तो देख लेते हैं इससे भी। जो अभी का सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो ये प्रणाली है और जो पहले का प्रणाली था जो पारंपरिक जो ईयरली वाला, वो दोनों में क्या क्या अंतर है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार अंतर के लिए भी पूछता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षा के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण से मूलभूत रूप से अलग है। कौन कौन रूप से? तो अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, अवधि एवं निरंतरता, मतलब जो गैप है और जो कंटिन्यूटी है, जो ड्यूरेशन है और कंटिन्यूटी, ये पहला क्या है हमारा अंतर है। उसमें देखिए क्या बोल रहा है, सीसी सतत होता है, क्या होता है, ये तो कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ये क्या ईयरली होता है, वार्षिक होता है। क्या बोला देखिए, ये सतत होता है क्या, जिसका अर्थ क्या, पूरे शैक्षणिक सत्र में निरंतर चलते रहता है। ये देखिए पूरा जो सेशन में ना कंटिन्यू चलता है। लेकिन ये क्या होता है, जो पारंपरिक मूल्यांकन है, यह वार्षिक होता है। ये क्या होता है, ईयरली होता है, एनुअली होता है, वार्षिक होता है। यानी क्या, यानी कि मूल्यांकन मुख्य रूप से सत्र के अंत में होता है। देखिए पहला तो अंतर ऐसे बोल सकते हैं हम, ये कंटिन्यूअस है और ये क्या, यह वार्षिक है, ये सतत है और ये वार्षिक है। दूसरा ये क्या, इसमें जो होता है ना मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र निरंतर चलता है, इसमें क्या होता है, वर्ष के अंत में चलता है, सेशन के लास्ट में होता है, केवल लास्ट में होता है। उसके बाद देखिए दूसरा अंतर क्या है, क्षेत्र और व्यापकता। जो क्षेत्र और व्यापकता में दोनों में क्या अंतर है देखिए, इसका क्षेत्र क्या होता है, इसका क्षेत्र तो व्यापक है, ऐसे ही पता चल रहा है, और इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित है, होता है, संकुचित होता है। देखिए क्या बोल रहा है, जो सीसी है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन, व्यापक होता है, क्या होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह शैक्षणिक, क्या बोल रहा देखिए, यह शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, दोनों क्षेत्रों को कवर करता है, दोनों को शामिल करता है। जिससे क्या होता है, जिससे छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन होता है। क्या होता है, जिससे छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन होगा। लेकिन यही क्या बोल रहा है, यह सीमित होता है। क्या होता है, जो पहले वाला पारंपरिक मूल्यांकन था ईयरली वाला, यह क्या होता है, यह सीमित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल जो शैक्षणिक एक साल में क्या पढ़ा है उसका ही डेवलपमेंट होता है, उसी के बारे में जान पाते हैं। यह सीमित होता है, यह केवल क्या है, यह केवल शैक्षणिक विषयों और अंतिम परीक्षा, जो शैक्षणिक विषय है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्लास में, सिर्फ उसके बारे में, या फिर क्या, जो क्या होता है अंतिम में जो लास्ट में एग्जाम होता है उसके परिणाम तक ही सीमित रहता है। जो लास्ट में एग्जाम होता है उसका रिजल्ट तक ही सीमित होता है, सब क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है। तो ये सब देखिए क्या क्या अंतर है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्या अंतर है। अब देखिए अगला अंतर क्या है, फोकस और उद्देश्य। इस बेसिस पे दोनों में क्या अंतर है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जो सीसी है ना, सीसी प्रक्रिया आधारित होता है, क्या होता है, यह प्रक्रिया प्रोसेस बेस्ड होता है। ठीक है ना, किसी प्रक्रिया, किसी प्रक्रिया के तहत ये चलता है। क्या बोल रहे हैं इसमें देखिए, यह अधिगम की प्रक्रिया छात्र की प्रगति और सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। यह जो प्रक्रिया है ना, अधिगम की प्रक्रिया, फिर छात्र मतलब छात्र का जो सीखने का प्रक्रिया है, सीखने का प्रक्रिया उस पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ में क्या, छात्र क्या की प्रगति, जो छात्र क्या प्रोग्रेस कर रहा है उस पर भी ध्यान देता है। साथ में क्या, जो सुधार पर ध्यान, जो छात्र में किस तरह का सुधार करना चाहिए, क्या सुधार का जरूरत है, इस सारे चीजों पर ध्यान देता है। कौन, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लेकिन वही जब बात करते हैं हम लोग किसका, पारंपरिक मूल्यांकन, तो यह करता है, यह परिणाम आधारित होता है, बस इसमें रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता है, जो लास्ट में होता है। क्या होता है, यह परिणाम आधारित होता है। यह केवल क्या, यह केवल अंतिम परिणाम या अंक प्राप्त करने पर जोर देता है। क्या देता है, यह केवल अंतिम परिणाम, जो फाइनल जो रिजल्ट आता है, सिर्फ उस पे जोर देता है, लेकिन वो क्या, उसके सारे पहलुओं पे जोर देता है। तो ये भी एक अंतर हो गया। अब देखिए अगला अंतर क्या है, छात्र की भूमिका। कहीं ना कहीं इसमें क्या, जो सीसी में छात्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वो निरंतर उसमें कुछ ना कुछ काम करते रहता है। लेकिन इसमें छात्र की भूमिका तो सिर्फ लास्ट में होता है, एग्जाम के टाइम में पढ़ना है। क्या बोल रहा देखिए, यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत क्षमता और रुचियों पर ध्यान देता है। कहीं ना कहीं सही बात बोल रहा है कि जो सीसी में क्या होता है, छात्र का जो होता है व्यक्तिगत, प्रत्येक और कंटिन्यू बेसिस पे ध्यान दिया जाता है। क्या कहता है, उसका जो क्षमता होता है, व्यक्तिगत क्षमता और रुचि पर ध्यान दिया जाता है। जिससे क्या होता है, रचनात्मकता को मतलब बढ़ावा मिलता है। रचनात्मकता आप लोग को
इसके पहले ही पढ़ा है। रचनात्मकता क्या होता है? क्रिएटिविटी, ठीक ना, कुछ नया करने की क्षमता, कुछ यूनिक बनाने का, जो हमारे पास जुगाड़ रहता है, जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध रहता है, उनका प्रयोग करके कुछ नया बनाने का जो क्षमता होता है उसे क्या बोलते हैं? रचनात्मकता बोलते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्रारंभिक मूल्यांकन में। प्रारंभिक मूल्यांकन में ये जो मूल्यांकन है क्या है आपका? परीक्षा केंद्रित है। मतलब इसमें क्या, सिर्फ परीक्षा पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? तो सिर्फ परीक्षा पर ध्यान दिया जाता है, उसके अलावा और किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परीक्षा के होता है। उसके बाद देखा बोला यह केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान कर केंद्रित करता है, जिससे क्या रटने को बढ़ावा मिलता है। कहीं ना कहीं क्या सिर्फ वो पाठ्यक्रम पर ध्यान देगा, ठीक है ना, सिर्फ पाठ्यक्रम पर ध्यान देगा और उसी का तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो कहीं ना कहीं सब बच्चा क्या रटने का कोशिश करेगा, उससे क्या होगा, रटने को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी इसका एक क्या है, अंतर है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा, फीडबैक और सुधार। फीडबैक और सुधार, देखिए फीडबैक और सुधार का बात करें तो सीसी में फीडबैक तुरंत मिल जाता है, और सुधार का बात करें तो सुधार भी तुरंत किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या फीडबैक तो लास्ट में मिलता है, तो सुधार तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। देखिए क्या बोल रहा है, सीसी, सीसी सुधारात्मक होता है। क्या होता है? सीसी सुधारात्मक होता है, करेक्टिव होता है। इसमें सुधार किया जा सकता है। क्या कहता है? तो इसमें सुधार किया जा सकता है। फिर क्या बोल रहा है, निरंतर फीडबैक और सुधारात्मक शिक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है। क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ाई हो रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या तुरंत उसमें सुधार किया जा सकता है। जो भी गलती है उसमें, जो कमियां हैं उसको पहचान करके उसका जो होता है, कमी को पहचानने के बाद तुरंत उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, कमियां को समय पर दूर हो सके। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यही अगर पारंपरिक मूल्यांकन का बात करें तो क्या होता है, यह निर्णय क्या होता है, यह जजमेंटल होता है, निर्णयात्मक होता है, ठीक है ना। फीडबैक देर से मिलता है। क्या एक साल में एग्जाम होगा तो फीडबैक तुरंत मिलेगा? नहीं, फीडबैक बहुत लेट से मिलता है, और सुधार का टाइम ही नहीं मिलेगा। कैसे सुधार करेगा? तो सुधार का अवसर अगले शैक्षणिक सत्र में मिलता है। सुधार का अवसर अगले शैक्षणिक सत्र में मिलता है, मतलब समझ रहे हैं। अब देखिए एक साल में एग्जाम होगा, ठीक है ना, एक साल में एग्जाम होगा, किसी कारण से बच्चा फेल हो गया, तब तो उसको फिर अगला साल एग्जाम देना होगा ना। लेकिन यही देखिए अगर कंटिन्यू बेसिस पे होता, मान लीजिए वीकली या मंथली होता, तो बच्चा को पता रहता है कि नहीं इस ये टॉपिक हमसे नहीं हो रहा, ये कमजोर है, तो उसको पढ़ता, सुधार करता, फिर अगला टेस्ट में क्या करता, वो सुधार कर लेता। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता, इस तरह का नहीं होता। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए इतना अच्छा से हम पूरा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो भी अगर किन्हीं को समझ में नहीं भी आता है तो भी आप लोग कमेंट कीजिए। आई होप कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है, बस ये ज़्यादा नहीं, अब हम लोग का लास्ट ही होने वाला है, जो हमारा टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन का ये टॉपिक। हम देखते हैं कि आप लोग बहुत सारे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग से यही बोलना चाहेंगे कि जो भी वीडियो का देखते हैं, जिनको भी अच्छा लगता है, जिनको लग रहा है कि नहीं हमको इस चैनल से फ़ायदा मिल रहा है, तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस आप लोग ऑलरेडी हर क्लास में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में टीचिंग एकेडमी का, जिसका नाम क्या है बी एड डी लेसन प्लान जो है, इसको डाउनलोड कीजिए। चाहे इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, सारा कुछ जो भी पढ़ा रहे सारा का पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, और जो पेड कोर्स में ही मिलेगा। तो वहाँ से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ जो इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। चाहे चैनल में जाइएगा ना, चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम का भी दिया हुआ है, और एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से
एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े रहिएगा तो किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है, या फिर वीडियो भी होता है वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो उससे क्या होगा, आप लोग को तुरंत अपडेट मिल जाएगा, आप लोग हमेशा अपडेटेड रहिएगा, कभी किसी चीज़ को छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्या है, अगला अंतर क्या है, मूल्यांकन की विधियां में जो मेथड्स है ना, इवैल्यूएशन का मेथड है, उसमें भी दोनों में अंतर है। क्या क्या अंतर है, तो देखिए सीसी में क्या होता है ना, सीसी में परियोजना कार्य गतिविधि मौखिक परीक्षा अवलोकन और क्या गृह कार्य जैसी गतिविधियां अपनाई जाती है, ये सब तो किया जाता है ना। अभी जो सीसीए में देख रहे हैं ये सारा कुछ तो किया जाता है, लेकिन ये सब क्या इसमें किया जाता है, इसमें जो ईयरली वाला में ये सब तो नहीं किया जाता है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें पारंपरिक मूल्यांकन मुख्यतः क्या लिखित परीक्षाओं का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात सही है ना, बिल्कुल, क्योंकि ईयरली वाला में क्या होता है, ना तो इस तरह का ओरल टेस्ट होगा, ना तो मंथली ना वीकली टेस्ट होगा, ना किसी तरह का प्रैक्टिकल होगा, ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा, बस लास्ट में क्या होगा, एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम दीजिए, बस हो गया आपका। तो कहीं ना कहीं से क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है स्टूडेंट का। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, तनाव और भय, तनाव और परीक्षा भय, इसमें क्या होता है, इसमें तो तनाव और परीक्षा जो सीसी है, इसमें तनाव और परीक्षा का भय क्या कम हो जाता है, तनाव भी कम हो जाता है, परीक्षा का भय भी कम हो जाता है स्टूडेंट में। लेकिन वही उल्टा बात करें हम लोग, पारंपरिक जो मूल्यांकन का जो है ईयरली वाला, उसमें क्या होता है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्जाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है स्टूडेंट में। तो क्या बोल रहा है देखिए, सीसी में परीक्षा भय और तनाव कम होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पारंपरिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों में परीक्षा भय अधिक होता ही होता है, क्योंकि एक साल में बस एग्जाम देना है, सारा साल भर पढ़ना है, एक दिन एग्जाम देना है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहता है, सारी चीज़ों को माइंड में रखना और एग्जाम देना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, अगला है सातवां अंतर क्या है दोनों में, कमजोर विद्यार्थियों की पहचान। कमजोर, जो कमजोर विद्यार्थी है ना, उसका पहचान किस में, जो सीसी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसमें आसानी से किया जा सकता है जो विद्यार्थी कमजोर है, क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पे सारे कुछ को करवाया जाता है, सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होता है, और स्टूडेंट को फीडबैक भी मिलते रहता है टीचर से, तो उससे क्या तुरंत उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन यही जो पारंपरिक वाला है, ईयरली वाला, इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता, बस ईयरली एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें, जो विद्यार्थी जो कमजोर है उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, बस वो फेल कर गए, फिर एक साल बैठो, फिर नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दो, तो कहीं ना कहीं क्या, इससे क्या होता है, कमजोर विद्यार्थी की पहचान होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अंतर है। तो इस तरह से हम लोग देखें, क्या देखें, तो इस तरह से हम लोग देखें, ये जो हमारा टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये हम लोग 2 क्लास में थ्योरी किए हैं, हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी हम कुछ देखेंगे, अगर कुछ लगेगा कि नहीं ये सभी पढ़ाना चाहिए जिससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो एक क्लास बाद में हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इस पे और ले लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे आपका जेटेट में, सीटेट में, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, और भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे। ठीक ना, तो चलिए अब मिलते हैं किस में, अगले वीडियो में। तब तक देखने के लिए, आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।